ये पांचवा क्लासिफिकेशन है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन सिंथेसिस बोलिए या पॉलीमराइजेशन बोलिए। तो इसके बेसिस पर दो टाइप के पॉलीमर हम लोग पढ़ते हैं, एक एडिशन पॉलीमर होता है और एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। एडिशन पॉलीमर कब होगा, जैसे ही आपको मान लीजिए दिखता है मोनोमर, जिसमें क्या है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एल्किन या एल्काइन होता है, तो वो कौन सा रिएक्शन देगा, वो फरार देगा। और फरार को सॉल्व करने का आइडिया बताया था, बस सिंपली क्या करना है, बॉन्ड तोड़ के फ्री रेडिकल बनाना है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो जब अगर एडिशन होगा तो कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। और कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होगा, बाई प्रोडक्ट निकलता है, इसे स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी बोलते हैं। जैसे कि अभी कंडेंसेशन में बताया था कि अगर COH है, ये लॉजिक अब इसको याद रखिए, काफ़ी काम देगा पॉलीमर बनाने में। COH है तो यहाँ से OH गायब कर दीजिए, अगर OH है तो H गायब कर दीजिए, और अगर NH2 है तो H गायब कर दीजिए, एक H गायब कर देंगे तो NH। और एक लास्ट था, अगर फॉर्मल्डिहाइड है, अगर क्या है फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, तो यहाँ से क्या गायब करना है, O गायब करना है, तो ये क्या हो जाएगा CH2। तो अभी जब हम पॉलीमर देखेंगे तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर ये सब बहुत काम में आने वाला है। तो अब तक हम लोगों ने जितना क्लासिफिकेशन पढ़ा है सबका यूज करेंगे इस क्लासिफिकेशन में, जो कि बेस्ड है किस पे, सिंथेसिस पे। तो आइए लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो पहला अगर पॉलीमर की बात करें तो पहला है ईथीन। ईथीन को कैसे देखेंगे, ईथीन में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या करना है, बस डायरेक्टली तोड़ देना है। ये तोड़े तो यहाँ पे एक बॉन्ड ये फ्री हो गया, इधर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये दोनों लोग मिल के क्या बना लेंगे, वैलेंसी पॉलीमर बना लेंगे। इस तरीके से इसका ये पॉलीमर बन जाएगा। तो ईथीन से क्या इसका यूज क्या है, इससे हम लोग पॉलीथीन बनाते हैं। और अगर हम बात करें प्रोपीन, तो ये देखिए, अब प्रोपीन जो है, मैं इसको ईथीन का डेरिवेटिव बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर यहाँ से एक H हटा के अगर एक CH3 लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, ईथीन प्रोपीन बन जाएगा। और फिर अब ये प्रोपीन बन गया, अब इसको क्या करना है, अब यहाँ से बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा, एक ही बॉन्ड तोड़ना है। और इसके बाद ये इधर वैलेंसी बना लेगा, ये इधर वैलेंसी बना लेगा, और ये CH3 जो रहेगा नीचे रहेगा। तो आपको एग्ज़ाम में ये ऐसे नहीं दिखेगा, ये हो सकता है एग्ज़ाम में ये ऐसे दे दे और आपको बनाने के लिए कह दे। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको जस्ट नीचे भेज देंगे, यहाँ पर इसके नीचे जब भेज देंगे तो ये आप इजीली इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे। तो प्रोपीन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली प्रोपीन भी बोलते हैं या कोइलीन भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, तो वो किससे रिलेटेड है, पॉलीथीन से। तो पॉलीथीन देखिए दो टाइप के होते हैं, एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो आप बता सकते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन ये क्या है, लीनियर होता है। लो डेंसिटी पॉलीथीन ये क्या कैसा होता है, ब्रांच होता है। ठीक है, तो अब इसका यूज करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, पॉलीथीन तो बन गया है। तो अगर हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन बना रहे हैं, कौन सा पॉलीथीन बना रहे हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन जब बनाएंगे तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा उसका नाम क्या होगा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या होगा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट इस केस में, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में। जबकि लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाएंगे तो इस केस में क्या होगा, कैटलिस्ट पेरोक्साइड होगा, R2O2 क्या होगा, पेरोक्साइड। जनरली हम लोग पेरोक्साइड का कैटलिस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा आप देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, देखिए जिगलर आ गया, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, जिगलर नाम अगर आप WWE देखते होंगे तो उसमें एक है डॉल्फ जिगलर। तो डॉल्फ जिगलर, तो डॉल्फ जिगलर जो है हाई डेंसिटी वाला पॉलीथीन बना रहा है, मतलब हाई क्वालिटी वाला पॉलीथीन बना रहा है। इस तरीके से आप ध्यान रखिए, डॉल्फ जिगलर क्या बना रहा है, अगर जिगलर नाटा कैटलिस्ट आ जाएगा तो ये क्या बनाएगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाएगा। लो डेंसिटी पॉलीथीन कौन बनाएगा, या R2O2 बनाएगा। ये तो नॉर्मली जो है अगर कहीं नहीं दिया है तो R2O2 मान लीजिए, पेरोक्साइड ही कैटलिस्ट है। तीसरा जो इथिन का डेरिवेटिव है वो क्या है, स्टायरीन है।
तो यहाँ पे क्या करना है, स्टाइरिन बस यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के फिनाइल ग्रुप लगा देंगे, तो जिससे क्या बन जाएगा ये स्टाइरिन, और इसका जब पॉलीमर जो बनेगा उसे पॉलीस्टाइरिन बोलेंगे। वही सिंपल करना है, काटना है बस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। आप इसको बैलेंस फ्री बना दीजिएगा, तो ये पॉलीस्टाइरिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल टीवी में, कंघी में, ट्रांजिस्टर में, ग्रामोफोन में। तो पॉलीस्टाइरिन को आप अगर याद करना चाहते हैं तो स्टेयर से याद रख सकते हैं। स्टेयर मतलब देखना होता है, तो आप क्या देखते हैं, टीवी देखते हैं, ट्रांजिस्टर सुनते हैं, और इस तरीके से अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे ये चौथा जो हम लोग देख रहे हैं इथीन डेरिवेटिव, ये है विनाइल क्लोराइड। तो इसमें इथीन में क्या करना है, हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन लगाना है। तो यहाँ पे हमने क्लोरीन लगा दिया और ये क्या बन गया, विनाइल क्लोराइड बन गया। अब इसमें बॉन्ड तोड़ के ये क्या हो जाएगा, पॉलीमर बना दीजिए, तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा। ये अगर इसको हम बोले पीवीसी, आप लोगों ने सुना होगा पीवीसी का पाइप आता है, और पीवीसी का किस में इस्तेमाल होता है, रेन कोट में इस्तेमाल होता है। अब ये हम देखेंगे चौथा जो है ये पाँचवा एक्राइलोनाइट्राइल। इसमें क्या है, नाम ही बता रहा है कि नाइट्राइल मतलब इथीन में से क्या करना है, ये हाइड्रोजन हटाकर नाइट्राइल ग्रुप लगाना है, मतलब CN का ग्रुप लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्राइलोनाइट्राइल। और इधर से बॉन्ड तोड़िए, इधर फ्री हो गया, इधर फ्री हो गया, और इस तरीके से ये बन जाएगा एक्राइलोनाइट्राइल। अब इसका पॉलीमराइजेशन करा देंगे तो ये पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, पान हो जाएगा। और इसे क्या बोलते हैं, ऑर्लॉन भी बोलते हैं और एक्रिलेन भी बोलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक ट्रिक है, पायो, PAO, पान पायो। तो पान हो गया पॉलीक्राइलोनाइट्राइल, P से क्या हो गया पॉलीक्राइलोनाइट्राइल, A से एक्रिलेन, O से ऑर्लॉन। अब ये देखिए, ये हमारा जो है एक कंपनी है जिसका नाम है पांडव कारपेट, तो इससे काफ़ी मैच कर रहा था, इसलिए मैं बता दिया। अगर आपको याद है ठीक है, तो आप मेरे बारे में इतना तो जान ही जाएंगे कि हाँ हमारा एक कंपनी है जिसका नाम है पांडव कारपेट। गूगल मैप मत करना। अब यहाँ पे हम देखेंगे इथीन का छठवां डेरिवेटिव, जो क्या है, टेट्राफ्लोरोइथीन। क्या है, टेट्राफ्लोरोइथीन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि चारों हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। तो चलिए चारों हाइड्रोजन हटा देते हैं और 4 फ्लोरीन लगा देते हैं, तो ये टेट्राफ्लोरोइथीन बन जाएगा। अब बॉन्ड तोड़ के वैसे ही पॉलीमर बना देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। इसके पॉलीमर का नाम हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, PTFE, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। इसे यहाँ पे देखिए T ले लिए और उसके बाद FL ले लिए, ON ले लिए, तो इस तरीके से इसका नाम क्या हो गया, टेफ्लॉन। इसे टेफ्लॉन भी बोलते हैं। अब देखिए, इसका हम इस्तेमाल करते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में। नॉन स्टिक कुकवेयर, जो घर में काला काला बर्तन नहीं होता है, तो उससे जो है हम लोग क्या बनाते हैं, उसमें जो है ये कोटिंग करते हैं इसका, टेफ्लॉन का। अब टेफ्लॉन जो है ये थर्मली रेजिस्टेंट भी है। अब इसको हम थर्मली रेजिस्टेंस कुकवेयर बनाया, थर्मली रेजिस्टेंट होगा। तो अभी जो 6 हमने इथीन के बारे में बताया, मतलब कि इथीन, इसके बाद पॉलीक्राइलोनाइट्राइल, टेट्राफ्लोरोइथीन, तो ये सब जो बताएं, स्टाइरिन वगैरह, तो ये सब क्या है, थर्मोप्लास्टिक हैं। क्या है, थर्मोप्लास्टिक हैं। जब वो आप पढ़ेंगे थर्मोप्लास्टिक के क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा थर्मोप्लास्टिक हैं। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर टेफ्लॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं कुकवेयर में, तो ये तो प्लास्टिक है, ये तो गल जाएगा। लेकिन इसमें जो ये 4 F है ना, ये कार्बन को क्या किए हुए हैं, प्रोटेक्ट किए हुए हैं, तो इसीलिए ये थर्मली रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। जो 4 फ्लोरीन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं टेफ्लॉन में। अब हम देखेंगे क्लोरोप्रीन। ये क्लोरोप्रीन क्या है, देखिए क्लोरोप्रीन ये मोनोमर है। आप इसको इस तरीके से ध्यान रखिए, ये क्या है, मोनोमर है। इससे जो पॉलीमर बनेगा वो क्या बनेगा, नियोप्रीन बनेगा। क्या बनेगा, नियोप्रीन बनेगा। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो देखिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जब भी पॉलीमर बनाते हैं तो वहाँ पे N दिखाते कि हाँ N यूनिट है, N यूनिट है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए, N वाला क्या होगा, पॉलीमर होगा। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्रीन क्या है, ये मोनोमर है नियोप्रीन का, और ये इसको हम आर्टिफिशियल रबर बोलते हैं। ये क्या है, आर्टिफिशियल रबर बोलते हैं। तो नेचुरल रबर किसे बोलेंगे, तो नेचुरल रबर जो है
आइसोप्रीन को बोलेंगे, आइसोप्रीन को बोलेंगे कि पॉली आइसोप्रीन को बोलेंगे। तो अब यहाँ कंफ्यूज मत होइए, पॉली आइसोप्रीन को क्या बोलेंगे, नेचुरल रबर बोलेंगे, जबकि आइसोप्रीन क्या है, मोनोमर है। आइसोप्रीन क्या है, मोनोमर है। तो अब ये देखिए, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे याद रखें, काफ़ी सिंपल है। तो आपको यहाँ पे बस इतना याद रखना है, 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन। तो 1,3-ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर ड्रा करिए और इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सेकंड पोजीशन पर क्लोरीन लगाना है, 1 2। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1,3-ब्यूटाडाइन, 2 क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइन, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइन क्लोरोप्रीन का। और इसके बाद क्या करेंगे, अब इसका पॉलीमर कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इसका पॉलीमर कैसे बनेगा। तो देखिए, इसे क्या करेंगे, यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ेंगे, एक बॉन्ड यहाँ तोड़ेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री होगा, इसका यहाँ पे फ्री होगा, इसका यहाँ पे फ्री होगा, इसका यहाँ पे फ्री होगा। अब ये दोनों तो बाहर का वैलेंसी बना लेंगे और ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, मतलब यहाँ पे ये दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। एक बॉन्ड पहले से था और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा हमें दिखेगा, तो आप पहचान जाएंगे। तो अगर आपको क्लोरीन दिख रहा है तो ये क्लोरोप्रीन है, और यहाँ पे ये एन लगा है तो ये न्यूप्रीन को बता रहा है। अब आइसोप्रीन को देखिए, इसमें क्या है, मिथाइल लगा होता है, सेकंड कार्बन पे पहला कार्बन दूसरा, यहाँ पे क्या लगा रहेगा, मिथाइल। तो फिर क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन। और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, इसकी पोलीमराइजेशन से सेम वही काम इसमें भी करना है, यहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे, एक यहाँ पे फ्री होगा, ये बाहर वाले दो वैलेंसी फ्री हो जाएंगे और ये अंदर वाले मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आइसोप्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं पॉलीआइसोप्रीन का। और पॉलीआइसोप्रीन क्या है, नेचुरल रबर है, क्या है, नेचुरल रबर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितने भी अभी हम लोग पॉलीमर देखे हैं, ये सब कैसे थे, ये सब होमोपॉलीमर थे, क्योंकि सब में एक ही मोनोमर इस्तेमाल हुआ है। अगर कंपोजिशन वाइज देखें तो ये सब कैसे थे, होमोपॉलीमर थे। तो अभी हम लोगों ने जितना पढ़ा होमोपॉलीमर पढ़े हैं, तो इसको याद करने का कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कंपोजिशन जैसे आपको पता रहेगा तो आप डायरेक्ट बता पाएंगे कौन होमोपॉलीमर है और कौन सा कोपॉलीमर है। तो अब देखिए, बूना ऐसा आ गया। अब देखिए, बूना का मतलब क्या हो गया, BU से हो गया ब्यूटाडाइन। आपको क्या लिखना है, ब्यूटाडाइन लिखना है। और 1,3-ब्यूटाडाइन, BU से क्या हो गया, 1,3-ब्यूटाडाइन। यानी क्या है, यहाँ पे ये बता रहा है कि सोडियम कैटेलिस्ट है, क्या है, सोडियम कैटेलिस्ट है। और S क्या बता रहा है, स्टाइरिन को बता रहा है। तो 1,3-ब्यूटाडाइन और यस क्या बता रहा है, स्टाइरिन बता रहा है, और यानी ये क्या है, कैटेलिस्ट है। तो इस तरीके से अब इसको देख सकते हैं और इसको ड्रॉ करना भी काफ़ी आसान है। तो चलिए, इसका पॉलीमर हम देखते हैं कैसे बन रहा है। तो सेम काम करना, 1,3-ब्यूटाडाइन का जैसे पहले ही बताया था, बॉन्ड तोड़िए, यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़िए, एक बॉन्ड टूटा, यहाँ पे ये फ्री हुआ, ये फ्री हुआ, और इधर ये फ्री हुआ, ये फ्री हुआ। ये दोनों बॉन्ड मिल के बीच में डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा बीच में। अभी ये वैलेंसी फ्री है और ये वैलेंसी फ्री है। अब यहाँ से देखिए, ये जो मोनोमर आएगा, अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो काफ़ी सिंपल तरीके से हो जाएगा। कि देखिए, यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़िए, ये इधर फ्री हुआ, इधर फ्री हुआ, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये CH2, ये जाएगा, किससे मिल जाएगा, इस वैलेंसी से जुड़ जाएगा। अगर इस वैलेंसी से जुड़ जाएगा तो ये वाला, इसका वैलेंसी क्या रहेगा, फ्री रहेगा। तो इसका देखिए, इसका फ्री हो गया एंड, और एक एंड इस मोनोमर का। तो ये ध्यान रखिएगा, एक इस मोनोमर का एंड फ्री होगा और एक दूसरे मोनोमर का एंड फ्री होगा, तब जाकर आपका ये पॉलीमर स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसका अब बोना या इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज करते हैं टायर बनाने में। तो देखिए, इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है मेरे पास। देखिए, इसके लिए क्या है कि देखिए, बूना मतलब बाइक, मान लीजिए बाइक है, तो बूना या CS से ये जो है क्या करेगा, मतलब ये टायर के काम में आएगा। और दूसरा जो नाइट्रोजन है, ये क्या करेगा,
नाइट्रोजन सॉरी ये जो नाइट्राइल है ये क्या करेगा, ये टैंक बनाने के काम में आएगा। तो मतलब ये बाइक फ्री, मतलब एक बाइक का टैंक बना रहा है और दूसरा बाइक का टायर बना रहा है। तो आप इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। बोना एन, तो सेम इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि बी यू बता रहा है 1,3 ब्यूटाडाइन को, यानी कैटलिस्ट है, और एन क्या है, नाइट्राइल है। और सेम चीज़ करना है, बॉन्ड तोड़िए, एक बॉन्ड इधर टूटेगा, एक बॉन्ड इधर टूटेगा, इधर फ्री हो गए तो ये दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे, और इधर का जो फ्री है इधर का जो फ्री है, तो एक बॉन्ड जो है इस मोनोमर से जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, और दूसरा जो है फ्री हो जाएगा अपोजिट इन पर, और ये जो है इधर फ्री हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे, बोना एन। इससे हम क्या बनाते हैं, फ्यूल टैंक बनाते हैं, क्योंकि ये पेट्रोल के एक्शन को कम कर देता है। तो ये दोनों में देख रहे हैं कि दो मोनोमर मिल रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर बोलेंगे। तो क्लासिफिकेशन पढ़ा ही था, कोपॉलीमर में कौन है, बोना एन है, बोना एस है। अभी आगे भी बहुत सारे पॉलीमर पढ़ेंगे जो कि 2 यूनिट अलग अलग यूनिट होंगे, तो उन्हें कोपॉलीमर